कोई बयान नहीं रखा? हाँ यार बात तो सही है। नहीं हदीस का इरादा है नहीं, FR2 में शुरू कर दिया, अभी MFA का भी है और कॉस्ट और FR1 का भी है। बयान तो C5 से फारिग होकर रखूंगा नवंबर से। अभी तो C5 रात। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल होमवर्क दिया था, इसका जवाब तो यस ही बनता है, करना भी चाहिए था, इसका भी यस ही बनता है, किया है। चले बहुत अच्छी बात है। इसमें सेल प्राइस इन्फ्लेट होना अलग चीज थी और डिस्काउंट अलग चीज थी। तो एक मसला इसमें सेल्स का होता है। अच्छा हाँ, वो एक और सवाल में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मुझे याद नहीं रहा बताना। अगर किसी सवाल में इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है अलग से और ये कहा हुआ है कि रेंट इतने % बढ़ेगा, तो रेंट का बढ़ना भी उसकी अपनी इन्फ्लेशन ही है, दोबारा से इन्फ्लेशन नहीं लगा देंगे। प्राइसेस का महंगा होना ही इन्फ्लेशन होती है। यानी अगर क्वेश्चन में रेंट का पॉइंट दिया हुआ है और लिखा हुआ है रेंट ईयर 1 का 5 लाख है और इट विल इंक्रीज बाय 5%, तो ये उसकी इन्फ्लेशन है, दोबारा से अलग से इन्फ्लेशन नहीं लगा देनी। यूनिट्स का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता, यूनिट्स का बढ़ना और चीज है, लेकिन पैसों का बढ़ना ये इन्फ्लेशन ही है। तो इसमें एक तो सेल प्राइस की इन्फ्लेशन आनी है और दूसरा इसमें डिस्काउंट है। पहले साल का और है और बाकी दोनों का और है। तो इसमें एक एक करके चल लेता हूं। सेल्स की बात कर लेते पहले। अगर आपको सेल्स में कुछ मसला है तो बताएं। सेल प्राइस इन्फ्लेट करनी थी, डिस्काउंट लगाना था, यूनिट्स ने 5% बढ़ना है, पॉइंट नंबर 3, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगी। प्राइस को पॉइंट नंबर 10, all revenues and costs are quoted on today's rate that is expected to remain same in first year. Today's rate 2500 है। All revenues and costs are quoted on today's rate, last year's rate नहीं, today's rate, और ईयर 1 में भी यही रहेगा, तो इसलिए ईयर 1 में इन्फ्लेट नहीं किया। सेल्स में जी कहां पर नहीं, सवाल में एरर है, दिखाना क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये बुक में एक करेक्शन कर लीजिएगा। नहीं, पेपर में तो सही था, मैंने पेपर खोला हुआ था ना, पेपर में ऐसे नहीं था। 12,500 की सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल्स 6875 है। यानी अंग्रेजी सेल्स के सामने फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की लिखी हुई है और कॉस्ट ऑफ सेल के सामने फिगर सेल्स की लिखी हुई है, तो ये फिगर्स चेंज कर लें। चलिए ठीक है, शुक्रिया जी। सेल्स में पूछना है किसी ने कुछ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, रेंट में, मार्केटिंग, आउटलेट्स पे जो हमारी सेल्स में कमी आएगी, ये भी नहीं पूछना? अरे वाह, पूछना किसी ने? हम ना जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हम मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या हमारी जो आउटलेट्स हैं वहां आउटलेट्स में बेचते हैं, अपनी अपनी शॉप्स हैं हमारी। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि कुछ मॉल्स में ना अपना कहीं कोने में एक कियोस्क कह लें आप, स्टॉल, पटा, खोखा, ये जो बड़े बड़े मॉल्स में कुछ छोटे छोटे से उन्होंने कॉर्नर बनाए होते हैं, और वहां हमने 4 मॉल्स में ये अपने स्टॉल लगाने हैं।
तो अब जब हमारी सेल्स इन स्टॉल्स के जरिए भी होंगी तो जो हमारी एग्जिस्टिंग शॉप्स की सेल है वो अफेक्ट हो जाएंगी। तो उन शॉप्स की सेल में जो कमी आएगी वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली हुई है। जैसे पहले हम कुछ सवालों के अंदर हमारे नए प्रोडक्ट से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे नुकसान होगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ले रहे थे, तो ये वो किया हुआ है। कंट्रीब्यूशन के वर्ड की जगह ग्रॉस प्रॉफिट था, इसलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड ले लिया। लेकिन ये वैसे ही है जैसे पहले भी कुछ सवालों में दूसरे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होता था, ये वो चीज है। और सेलमैन की सैलरीज, कमीशन, ये इतने सारे लोगों में से किसी ने कुछ नहीं पूछना होता, तो फिर ये रिजल्ट के बाद तादाद कम होनी नहीं बनती। वैसे इतने काबिल लोग हैं अगर क्लास में। चलें ठीक है, स्प्रिंग 22 में किसी को कोई मसला नहीं तो ठीक है, शाबाश जी। किसका? कमीशन। कमीशन के बारे में कहा हुआ है कि कमीशन 1% है रिटेल प्राइस पे, और रिटेल प्राइस डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस है। तो अगर आप सेल्स की टोटल फिगर पे 1% लगा रहे हैं तो वो सही नहीं है ना, क्योंकि रिटेल प्राइस पे कमीशन लगनी है। जो हमने मेन कैश फ्लोज में सेल्स की रुपीस टोटल वाली लाइन लिखी हुई है उस पे 1% नहीं लगना, वो तो डिस्काउंट के बाद की नेट सेल्स है। कमीशन देना है हमने उसको रिटेल प्राइस का 1%, यानी आप सोल्यूशन अगर खोला हुआ है तो जो वर्किंग 1 में मैंने सेल प्राइस निकाली हुई है उसका 1% कमीशन है। डिस्काउंट के बाद वाली फिगर का 1% नहीं है। रिटेल प्राइस या डिस्काउंट से पहले वाली फिगर को कह रहे हैं। स्प्रिंग 22। चले, ये अभी तक जितने सवाल कर रहे थे ना ये मेनली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थे। अब कुछ अदर डिसीजंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। एक मैं करा देता हूं, होमवर्क दे दूंगा, तो अदर डिसीजंस पे भी आ जाते हैं। जैसे एक आपका फेवरेट कंटिन्यू और शटडाउन, फिर एसेट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। एसेट रिप्लेसमेंट की एक और शक्ल ये हो सकती है कि हमारे पास एक मशीन चल रही है, उसी को ही चलाएं, नहीं उसी को इलाज करा के कंटिन्यू कर लें या नई मशीन ले आए, यानी एसेट रिप्लेस कर लें या उसी का इलाज करा के चला लें। फिर हो सकता है कि हमने प्लांट लगाना है, ये तो तय कर लिया हुआ है, ये डिसीजन हो चुका हुआ है कि प्लांट लगाएंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो सब हो चुका। बस अभी सिर्फ ये फैसला करने लगे हैं कि फलाने ब्रांड का प्लांट खरीदें, फलाने ब्रांड का प्लांट खरीदें। तो इसमें हमारे लिए कंसर्न क्या होगा? दोनों की हो सकता है लाइफ फर्क हो सकता, लाइफ फर्क तो आपके लेवल पे टेस्ट नहीं होगा, वो तो बीएफडी है, लाइफ नहीं फर्क होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट फर्क हो सकती है, रिपेयर मेंटेनेंस फर्क हो सकती है, आरवी का फर्क हो सकता है। तो कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट एसेट्स, that is mainly considering their costs, मेनली हम खर्चे ही कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये अदर डिसीजंस कह रहा हूं मैं, इनको होगा, इनमें भी एनपीवी की कैलकुलेशन, आईआरआर का चांस कम है लेकिन आईआरआर भी हो सकता है, मेनली इसमें एनपीवी ही है। लेकिन चूंकि मल्टीपल ईयर्स इन्वॉल्व होंगे तो इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग ही कह रहा हूं। ठीक है, नोटेड। चलें एक सवाल दे देता हूं, होमवर्क एक कर लेते हैं अभी क्लास में। होमवर्क आपका फेवरेट दे देता हूं आपको, है कंटिन्यू शटडाउन का होमवर्क दे देते हैं। चलें एंड पे देता हूं होमवर्क, पहले क्लास वाला करते हैं। अभी कर लेते हैं ये ऑटम 20 अटेम्प्ट का सवाल है। ऑटम 20 एल्यूमिनियम लिमिटेड, बुक ले चुके हैं तो बुक में भी आ गया होगा, नहीं तो वो जो पहले नोट दिए थे उनमें भी है। एल्यूमिनियम लिमिटेड, इसमें एक गैर अखलाकी हरकत जरूर है, ये नहीं करनी चाहिए थी एग्जामिनर को। आरवी पे उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेस्ट की हुई है, आरवी के मसले के अलावा बाकी ठीक है सवाल, इसलिए करना चाहिए हमें। आरवी की हद तक एक फजूल हरकत है। एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से सवाल है, एक टेबल बना नजर आ रहा होगा, प्रपोजल 1 प्रपोजल 2, ये करते हैं जी। ऑटम 2020 अटेम्प्ट का सवाल है। पढ़ लें, करता हूं।
जी पढ़ लें तो मैं करूं। इसमें वो सेल्स और सेल प्राइसेस और वो तो है ही नहीं। हमने ना जो प्रोडक्ट बना के बेचना होता है उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो हम पहले खरीदा करते थे, अब हम उसको खुद यहां मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। और जो भी दो प्रपोजल्स हैं उनमें से हमने बस यही जानना है कि हमें कितना मटेरियल प्रोड्यूस करना कॉस्ट करेगा। हम यहां पर कर ही कॉस्ट्स को कंपेयर रहे हैं, हम कॉस्ट को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो एनपीवी निकालेंगे तो सारे नेगेटिव ही आएगी, क्यों? हम ले ही खर्चे रहे होंगे, तो फिर कौन सा बेहतर होगा? जिसकी कम होगी। तो इसमें हम दो प्रपोजल्स को सॉल्व करते हैं, दोनों के एनपीवी निकाल लेते हैं। पहले अंग्रेजी का मसला देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ में किसी को अंग्रेजी पढ़ के एतराज? टेबल में स्ट्रेट डाटा दिया हुआ है, प्लांट खरीदने इंस्टॉल करने की खर्चा बता दिया, लाइफ, आरवी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑपरेशन कॉस्ट पर मंथ बताई हुई है, और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वो साल की है। इस टेबल में किसी फिगर पे एतराज? मैंने तो भी कहा था आपके लेवल पे लाइफ सेम ही होगी, वो तो 3 और 5 है। तो वो नीचे बताया हुआ है कि हम ऑप्शन 1 को भी 5 ही कर लेंगे, उसके ऊपर इलाज का खर्चा करेंगे और वो 5 ही हो जाएगा। तो इसलिए आपके लेवल पे लाइफ सेम ही है, जिस प्लांट की हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो सेम ही लाइफ होगी। अच्छा जी, अदर इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट हमने बनाना है उसकी डिमांड दी है, इसका क्या काम है? हमें एक प्रोडक्ट के लिए 1 यूनिट ऑफ पीक्यूआर चाहिए होता है, तो हम इसको पीक्यूआर के यूनिट्स लेंगे। और पॉइंट 2 अच्छा मजे का है, ये क्या है जी? हमें पीक्यूआर तो चाहिए ना, तो जितना हम नहीं बना सकेंगे वो हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ये मेक और बाय का डिसीजन है। नहीं, एक ऑप्शन में हम सारे बना पा रहे होंगे, दूसरी ऑप्शन में जितने बना रहे होंगे वो बना लेंगे, जितने नहीं बना सकेंगे डिमांड तो पूरी करनी है, वो खरीद रहे होंगे। और बाकी इसमें गैर अखलाकी हरकत जो है ना, वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा रहा है, आगे 16 लगवा रहा है, आरवी का एस्टीमेट चेंज होगा और फिर नई डेप्शन निकलेगी। तो ये एक घटिया हरकत है। इस आरवी की कैलकुलेशन के अलावा बाकी सवाल अच्छा है, तो अगर आरवी बुरी लगे किसी को तो फिर आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें जरूर समझ आनी चाहिए। तो ऑटम 20 करते हैं हम लोग। अब सवाल की प्लानिंग क्या है कि हमने 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है, तो कैसे प्रेजेंट करें सवाल? अलग अलग ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन 1 0 1 2 3 4 5 और रुपीज है, मिलियन है, थाउजेंड्स हैं, रुपीज है ना, तो 6-7 डिजिट है, थाउजेंड में कर लेते हैं। अब हमारे पास खर्चे ही हैं सारे, तो पहले पैराग्राफ में कोई खर्चा नहीं, टेबल में खर्चा, एक तो प्लांट की लाइन है ना, वो तो टैक्स के बाद लिखेंगे। अच्छा, टैक्स कहां से आ गया सवाल में? एक्सपेंसेस हैं सारे, तो उन पे टैक्स सेव होगा, तो हाँ टैक्स की होनी है कैलकुलेशन। तो प्लांट की आखिर में लिखेंगे, लाइफ, आरवी, एनुअल कैपेसिटी, ऑपरेशन कॉस्ट, प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट, प्लांट की ऑपरेशन कॉस्ट ये दी हुई है आपको 70,000 90,000 पर मंथ। और ये जो 90,000 पर मंथ है, इन सब के बारे में, इसके बारे में तो ऊपर लिख दिया, और वैसे भी बाकियों के बारे में भी कहा है करंट प्राइसेस है। यानी 5 में उसने खुद क्लियरली कह दिया कि इन्फ्लेशन ईयर 1 से लगाना है। वैसे कह रहा है सब करंट प्राइसेस है, लेकिन फिर मजीद पक्का कर रहा है कि ईयर 1 से लगाना भी। तो 90,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसको इन्फ्लेट कर लिया। तो इसमें वैसे तो उसने फिगर दी हुई है, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि LY इंटू 1.6, लेकिन थोड़ी सी और अच्छी प्रेजेंटेशन ये हो जाएगी कि हम कह देते हैं ईयर 1 90 इंटू 12 इंटू 1.06 और उसके बाद ईयर 2 ऑनवर्ड्स LY इंटू 1.06। ये जरा थोड़ी सी खूबसूरत प्रेजेंटेशन, या आप अलग बता दें कि ईयर 1 वाला कैसे और 2 वाले कैसे। तो 1 में क्या आ जाएगा? 1145। अब इसको 1.06 करते जाए, 1 2 1 3, नहीं बस ठीक है, 1000 में कर लिया। चले 7 1363 1445 आगे। एनुअल मेंटेनेंस, तो इसमें वो ऑलरेडी उसने मेंटेनेंस की फिगर दी ही हुई है, तो हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि LY इंटू 1.06, तो 1463 155 1 जी 45 1742 47। ये इस टेबल में 2 खर्चे थे, वो लिख लिए।
हाँ जी, टेबल की दोनों लाइनें। अच्छा, इससे पहले ना 2 सवाल हम कर चुके हैं जिसमें ओवरहॉल की क्या ट्रीटमेंट की थी, कैपिटलाइज किया था। तो हम फिर इसी को ही रूल बना लेते हैं। यहां पर भी वो कह रहा है मेजर ओवरहॉल और से 2 साल लाइफ बढ़ जाएगी, तो ये कैपेक्स होगा। इसको हम टैक्स से नीचे लिखेंगे। अदर इंफॉर्मेशन तक मैं वेट कर रहा हूं आपका, ये कर लें तो अदर इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अच्छा, 1 मिनट में बताता हूं इसका मसला है उसका। अब आ रही थी आवाज? अच्छा, वो सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा, तो सवाल दोहरा देता हूं। इस सवाल से रिलेटेड नहीं, पिछली बात का है कि अगर हमने कोई बिल्डिंग या मशीन किराए पे ली और उसमें लिखा हुआ है कि किराया हर साल 5% बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो अब वो जो लैंडलॉर्ड है वो हमें कहेगा कि 5% तो एम ही कह रहा हूं बढ़ाने को, इन्फ्लेशन भी तो डालो ना, ऐसे होगा। प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन ही है ना। तो अगर किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली कह दिया, मिसाल के तौर पर रेंट के 5% बढ़ेगा, तो बस वो 5% उसी का किराया ही बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अलग से नहीं हो रही उसके ऊपर। हाँ भाई। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर तक 2 ही खर्चे लिखने थे, लिख लिए। प्लांट की कॉस्ट और ओवरऑलिंग कॉस्ट वो टैक्स के बाद लिखेंगे। अदर इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग डिमांड प्रोडक्ट की इतनी है और एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक ही पीक्यूआर लगता है, तो बस पीक्यूआर की भी यही डिमांड है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जीएच विच रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ पीक्यूआर। तो जो जीएच के यूनिट्स हैं वही पीक्यूआर के यूनिट्स हैं। तो हमारे लिए पॉइंट नंबर 1 ये जीएच नहीं, ये पीक्यूआर ही है। इसकी डिमांड बताई हुई है और वो डिमांड 5% बढ़ने का कहा है। प्रोडक्शन 5% बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो कैपेसिटी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो डिमांड 5% बढ़ेगी और पॉइंट नंबर 2 तो ऑप्शन 2 में है, पता नहीं ऑप्शन 1 में भी क्या पता वो। पॉइंट नंबर 3 ये क्या है? पीक्यूआर बनाने का खर्चा है। ये तो मशीन चलाने का खर्चा है ना, पीक्यूआर भी तो बनाना है। तो ऑप्शन 1 में पीक्यूआर बनाने का खर्चा है 400। तो इस 400 पर यूनिट को टोटल कैसे बनाए? यूनिट से मल्टीप्लाई कर ले। तो अब फिर हमें वर्किंग में आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। पहले करते हैं यूनिट्स की बात। LY into 1.05 7 8 7 5 8 8 6 8 2 9 1 1 6 9 5 7 2। जितनी प्रोडक्शन कर सकेंगे प्रोडक्शन कर लेंगे, बाकी परचेज करनी पड़ेगी। तो कितनी है इस प्लांट की कैपेसिटी? कोई परचेज नहीं करना। 8269 कोई परचेज नहीं करना, ये तो सारी निकल जाएंगे। 8682 9116 9572। तो ऑप्शन 1 में तो परचेज नहीं करना पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट LY into 1.06 424 449 476 505 535। और ये मैं एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ऑप्शन 2 में परचेज भी आ जानी है। तो टोटल और रुपीज इन 1000 करके ही बता दीजिएगा जी। अच्छा, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन
इससे कर रहे हैं। और अगर कुछ परचेज भी करने होते तो मैं वेरिएबल परचेज कॉस्ट भी निकालता, इसको इससे करते और उसको इससे करते। इसमें प्रोडक्शन ही है बस, तो प्रोडक्शन कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रुपीज इन 1000 करके 333913413346045121। क्यों ना करें, यानी डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर लें, क्या करें करके। नहीं, कैपेसिटी है तो प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, किस लिए? डिमांड पूरी हो रही है और हम प्रोडक्शन कैपेसिटी चूंकि मौजूद है तो बनाते जाएं, क्या करेंगे बना के। बस स्लो लिखते हैं यार आप। अभी प्रपोजल 1 आधा हुआ है, अभी प्रपोजल 2 भी करना है। क्वांटिटी की वेस्टेज इस सवाल में वैसे पूछ रहे हैं, नहीं इस सवाल में वैसे जनरली पूछ रहे हैं। हो सकती है, यानी हो सकता है कि प्रोडक्ट के यूनिट्स बताए होते और कहा होता कि प्रोडक्ट 1 किलो का होता है लेकिन मटेरियल 10% जाया हो जाता है और मटेरियल की क्वांटिटी, तो हो सकता है लॉस। नहीं, क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना उससे, हमें क्वांटिटी ऑफ इनपुट लेनी पड़ेगी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, पॉइंट नंबर 2 की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। पॉइंट 3 डन, पॉइंट 4 डेप्रिसिएशन है, पॉइंट 5 इन्फ्लेशन डन, टैक्स। चले नेट कैश फ्लोज आगे, अब टैक्स की वर्किंग पे जाने लगा। 594778706577098413। अच्छा, टैक्स की वर्किंग मैं नहीं कर रहा, मेरे पास जगह नहीं है, वो आप कर रहे हैं। मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग बना रहा हूं यहाँ। टैक्स की वर्किंग आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ डेप्रिसिएशन कर रहा हूं कैलकुलेट। टैक्स की मैं जबानी बोलूंगा, आप वो आप लिखेंगे, मैं उससे पहले डेप्रिसिएशन कर दूंगा कैलकुलेट, फिर टैक्स जबानी बोल दूंगा मैं। अच्छा, टैक्स की मैं यहाँ डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग करने लगा हूं ना, वो घटिया हरकत है। FAR 1 IS 16 टेस्ट किया हुआ, उसने एस्टीमेट चेंज करवाया हुआ है, तो वैसे सवाल दिल का बुरा नहीं है। आप डेप्रिसिएशन की वजह से सवाल को ना छोड़िएगा, अच्छी कैलकुलेशन है। डेप्रिसिएशन फजूल हरकत है, एस्टीमेट चेंज करवाया उसने। किधर एस्टीमेट चेंज हुआ है? आरवी का एस्टीमेट चेंज हुआ है। तो अच्छा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमें ऐसा टेबल नहीं बनाना होता, ये तो रिड्यूसिंग में बनाना होता है। एस्टीमेट चेंज की वजह से ये करना पड़ रहा है मुझे। कॉस्ट कितनी? IS 16 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, ये घटिया हरकत है, MFA पे अप्लाई मत करिएगा इसको, इस सवाल के साथ यही बात रफा दफा कर दीजिएगा। IS 16 स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ जी, कॉस्ट माइनस आरवी, और आरवी होती है आज की प्राइस टर्म्स में, या फ्यूचर वैल्यू सोचते हैं आज की। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये घटिया हरकत है, एमएफए में इसको जनरलाइज मत करिएगा, सिर्फ इस सवाल की वजह से ऐसा कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन को छोड़ दें, बाकी सवाल आपने जरूर कल को जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छा सवाल है, ये कैलकुलेशन अच्छी है, ये वाली डेप्रिसिएशन वाली हरकत इग्नोर रखिएगा। अच्छा, इस प्लांट की आरवी का इनिशियल एस्टीमेट क्या था? 0, तो इसलिए ईयर 1 की डेप्रिसिएशन तो 0 के हिसाब से चली, 3500 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तब लाइफ 3 है, या बाय 5 3,
1167 333 और दूसरा साल भी गुजार लेते हैं 1167 1166 क्या जी एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है? एक्चुअली वो एस्टीमेट चेंज नहीं हो रहा, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो उस एक्सपेंडिचर से आगे चलते हैं, तो वो सब्सिक्वेंट कैपेक्स कब होना है? ईयर 2 के एंड पे जाके, यानी तीसरी डेप्रिसिएशन में चेंज होना है। इसीलिए इसको घटिया करो, मैं क्या कहूँ ऑन कैमरा है ना सर, कोई और मेथड? हाँ नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं, ये दूसरे साल के एंड पे जो कैपेक्स होगा उसकी वजह से लाइफ और बढ़ेगी। चलो आई 16 नहीं बोलते, सिंपल अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन किस साल से चेंज होगी? तीसरे से ही चेंज होगी ना। उसने कहा है ना अकाउंटिंग डेप्शन इज अज्यूम्ड टू बी द टैक्स डेप्शन, तो लगाओ जो अकाउंटिंग आती है आपको, तो वो अकाउंटिंग डेप्शन निकाल रहे हैं हम। तो तीसरे साल में नई डेप्शन आनी है, ईयर 2 के एंड पे कैपेक्स हो रहा है, तो यहां ईयर 2 के एंड पे कैपेक्स हो जाएगा कितना? हाँ जी, कितना होगा? ये जो आपको उन्होंने 1.3 मिलियन बताया है, ये करंट प्राइस पे है, इसको 2 महंगा करना पड़ेगा। 1300 1.062 क्या जी? अरे दूसरे के एंड पे है ना भाई, 345 क्या है? ये कैपेक्स हम कब कर रहे हैं? हाँ, तो एक खर्चा जो दूसरे साल के एंड पे होना है, तो उसको इन्फ्लेट कितनी पावर से करना है? यार तो खत्म हो गया तकरीबन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। हमने खर्चा दूसरे साल के एंड पे करना है, रियल फिगर है, तो उसको पावर 2 इन्फ्लेट करना है ना। 1461 26। अब जब ईयर 3 की डेप्रिसिएशन लगेगी तो आरबी का एस्टीमेट आ गया हुआ है, पहले आरबी 0 थी, अब नहीं है 0। और इस पे एतराज कर सकते हैं आप, ना करना। ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए 2627 माइनस कितनी आ रही? माइनस कितनी आ रही? 5 लाख। हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, मतलब तीसरे साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस कैपेक्स से आगे चल रहे हैं ना। तो अब आरबी का नया एस्टीमेट 5 लाख है, लेकिन वो करंट फिगर है, उसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। 2 इन्फ्लेट कर दें 562 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये अब 2 साल बाद हम जब आरबी का एस्टीमेट ले रहे हैं तो वो ये है। तो इसके महंगा करने पे कोई एतराज? चलो सही, ना करें एतराज। डेप्रिसिएशन आ गई 688 1939 और अब सब ऐसे ही चलेगा, तो ईयर 4 भी यही है 688 1251 और ईयर 5 भी यही है। 2 साल गुजर गए थे ना जी। 688 563 2 ही बचना था, लेकिन चले। अब थोड़ा सा एक और ट्विस्ट, ये तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में आरवी लेते हैं, यहां तो हमने असल कैश फ्लो लेना है जो 5 साल बाद होगा। तो अब मैं आरवी कितनी लिखूं यहां? 5 लाख को पावर 5 इन्फ्लेट करना। वो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए वहां से लेस की थी, आरवी अकाउंटिंग वाली फिगर बना के। जब हम यहां आरवी को कैश फ्लो दिखाते हैं तो वो तो 5वें साल वाली फिगर लेते हैं ना, तो इसलिए पावर 5 इन्फ्लेट। ये अकाउंटिंग वाला काम हो रहा था, ये हम यहां पर वो वाला कैश फ्लो लेने लगे। कितना बना? 669 106 हो जाएगा गेन। चलिए अंदर करके दिखा देता हूं, फिर मिटा दूंगा। 1 2 3 4 5, ये मैं वर्किंग 2 बना रहा हूं, फिर मिटा देता हूं। नेट कैश फ्लो 5947 6478 7065 7709 8413। डेप्रिसिएशन 1167 1167 688 688 688 और एंड पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 106।
83, ये प्लस किया ना, 8 प्लस मतलब नेट, तो टैक्स रेट अब ये सब खर्चे हैं ना, तो टैक्स बचेगा, ये इनफ्लो दिखाएंगे। कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा 0 पे 3500, 2 पे 1461 और यहाँ 669। जल्दी से एनपीवी निकाल दें। किस रेट पे? 14%। एनपीवी निकाल दें, फिर मैं दूसरे की वर्किंग्स करता हूं। अगर ओवरहॉलिंग अलाउबल डिडक्शन होती फॉरेन, तो फिर हम लोग यहां पर ये ऐड ना करते, हाँ डिवाइडेड बाय 3 जरूर करते, यानी ये इसकी बजाय 1116 ही रहता और ये बस हट जाता यहां से, नहीं सॉरी, इसकी जगह ये आ जाता बस, बाकी ऐसे ही होता, और उसको फिर हम बेशक ऊपर लिख देते। बस यही मैं चाह रहा था कि इस पे बहस ना करें। असल में जिस साल में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम उस साल का एस्टीमेट ले रहे होते हैं, आरबी को एक एस्टीमेट ले रहे होते हैं, तो वो शुरू का ही ले रहे होते हैं। वरना तो हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले साल की शुरू वाली आरबी ले लेते हैं, हर साल इन्फ्लेट थोड़ी कर रहे होते हैं उसको, तो इसलिए तीसरे साल की शुरू वाली आरबी ले ली। लेकिन मेरे ख्याल में ये ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, इसको पावर 3 भी इन्फ्लेट कर सकते, ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर चौथे के लिए फिर रिवाइज करते, फिर चौथी आरबी इन्फ्लेशन लेते, तो फिर वो भी तो चेंज हो रहा होता है एस्टीमेट। तो फिर अगर हमने तीसरे साल की इन्फ्लेटेड आरबी लेनी है, तो फिर चौथे साल भी तो उसको दोबारा इन्फ्लेट करके फिर एस्टीमेट चेंज करें ना, फिर पांचवें में भी ऐसे ही करें। तो इसलिए बस दूसरे के एंड पे खड़े थे, बस तभी की आरबी ले ली। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको एमएफए पे जनरलाइज ना करें, ना करें इसको जनरलाइज। क्या उसको पावर 5 क्यों इन्फ्लेट किया है? ये तो यार इतने सालों से शुरू से करते आ रहे हैं कि आरबी अगर रियल फिगर होती है तो उसको हम एंड ऑफ लाइफ तक करते हैं ना इन्फ्लेट। ये एज अ कैश फ्लो इन्फ्लेट किया है, इसको यहां कैश फ्लो दिखाना था, वो तो अब तक कितने सालों में कर चुके हैं। तब से क्या इन्फ्लेट करना है, यानी पावर 2 इन्फ्लेट करना है। 500 की फिगर कब की है? वो करंट फिगर है, लिखा हुआ करंट टर्म्स की फिगर है, इसलिए 5 साल इन्फ्लेट किया है। अच्छा आप तो दोबारा ही करेंगे।
ऑप्शन 2 करने लगा, वो अभी आप नोट कर रहे होंगे। सी मैं पहले ऑप्शन 2 की वर्किंग 4 पे आ जाता हूं। वर्किंग 4 डिमांड यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? डिमांड तो यही है, लेकिन ऑप्शन 2 में प्रोडक्शन कैपेसिटी 9000 है, तो ये तो बनेंगे लेकिन ये 9 पे रुक जाएंगे आगे। और इसकी वजह से इस चौथे और पांचवें साल में परचेज करनी पड़ेगी। और इसकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 0.3 550 है, तो उसको इन्फ्लेट करते जाएं। 583 नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पूछिए, ये परचेज कॉस्ट 3 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 380 है। 403 480 अब क्योंकि परचेज वाले यूनिट्स भी हैं तो परचेज प्राइस भी लिखनी पड़ेगी। ऐसी खाली जगह छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहां से लिख देते हैं, चाहिए तो हमें सिर्फ ये वाली, लेकिन चलें लिख देते हैं LY इंटू 1.06। ये 0.2 में दी हुई है 583 618। तो अब हमने करना यह है कि इनको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और ये ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है, इनटू ये और इनटू ये। हाँ this into this plus this into this 3174 3531। हाँ तो उन 3 साल में नहीं है ना। 3933। अब this into this plus this into this, this into this plus this into this, 5। ये टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किधर, ये वाला, this into this, this into this। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 70,000 पर मंथ। 890 1.06 करते जाए। 2 एनुअल मेंटेनेंस कितनी है? 127 2 1515 इसकी कॉस्ट कितनी? इनिशियल एस्टिमेट ऑफ आरवी 5000 1000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन निकालते हुए आरवी फ्यूचर की इन्फ्लेशन लगा के लेते हैं? नहीं, तो ये डेप्रिसिएशन में ऐसे ही होगा 800।
लेकिन एमएफए में हमने यहां आरवी कौन सी लेनी है? जो कैश फ्लो होगा इन्फ्लेशन डाल के, तो 1000 को 1.06 पावर 5 1338, तो 338 गेन हो जाएगा। और टैक्स कैलकुलेशन और एनपीवी। स्प्रिंग 20 होमवर्क है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक क्लास मेरी और लिस्ट पे लगेगी, क्योंकि कंटिन्यू शट डाउन अच्छा लगा दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।